हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड डेफिनेटली अपनी जो प्रिपरेशन है बखूबी तरीके से आप कर रहे होंगे, दमदार तरीके से कर रहे होंगे एंड फुल डिसिप्लिन के साथ अपनी जो जर्नी है, अपनी स्ट्रेटजी को अंजाम दे रहे होंगे। डेफिनेटली ये सारी की सारी बातें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ जहाँ तक हमने करी, वो आशा है कि हमने सफलतापूर्वक उतनी जर्नी हमने पूरी करी। आज के इस लेक्चर में उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मेनली इस मौर्यन एम्पायर में हम चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक पर मेनली केंद्रित रहेंगे, क्योंकि आर.एस. शर्मा को रेफरेंस मानकर, जो इंडियाज एंशियंट पास्ट बुक है उसको रेफरेंस मानकर हम अपनी जर्नी को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आर.एस. शर्मा जो बुक है इंडियाज एंशियंट पास्ट, वो उतनी ज़्यादा एलेबोरेट नहीं है, उतनी ज़्यादा व्यापक इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देती है जितनी ज़रूरी है। तो उसको रेफरेंस मानकर हम जितनी भी उसमें नॉलेज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ इधर उधर की चीज़ यदि इंक्लूड होती है तो उसको यू डोंट माइंड वो हम कर लेंगे। तो जब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, तो इनिशियली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका बैकग्राउंड से डिस्कस करिएगा, इसके अतीत से डिस्कस करिए, कैसे मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश होता है, कैसे शासन में मौर्यन एम्पायर आता है, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इनिशियली हमने डिस्कस करा था कि जो मगध महाजनपद था उस पर फर्स्टली मेनली जो हर्यक डायनेस्टी थी या पितृहंता डायनेस्टी थी उसने रूल करा। उसके बाद सुसुनाग डायनेस्टी आती थी, उसने रूल करा। देन उसके बाद एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी जो कि नंद डायनेस्टी, वारवर डायनेस्टी, वारवर रूलर्स वहाँ पर रूल करते हैं, नंदा डायनेस्टी। और उसी नंद डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर जो रहता है, लास्ट शासक जो रहता है, जिसका नाम था धनानंद। वही धनानंद मेनली वो शासक था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर देते हैं आचार्य चाणक्य या कौटिल्य की संरक्षण में, कौटिल्य के सपोर्ट से। और 321 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बन जाते हैं, राजगद्दी को संभाल लेते हैं। ये मेनली इसका बैकग्राउंड माना जाता है। अब हम मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के बैकग्राउंड की थोड़ी डिस्कस करें तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हर्षवर्धन मौर्य, जो कि एक प्रकार से पीपली वन रिपब्लिक के एक राजा थे, उनका पुत्र था। महारानी मूरा एक प्रकार से उनकी माता का नाम मूरा था, मूरा के पुत्र थे और मूरा के नाम पर ही इस डायनेस्टी का नाम मौर्य डायनेस्टी रखा गया। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन कई सोर्स हमको ये बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, एक क्लैन से बिलोंग करते थे और उस क्लैन, जो ट्राइबल क्लैन थी, उस क्लैन का नाम मौर्य था और उस क्लैन के आधार पर इस डायनेस्टी का नाम मौर्य रखा गया। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग अपने विचारधारा होती हैं। तो दैट्स ऑल दी थिंग कि अलग अलग इतिहासकार अपनी फिलॉसफी, अपनी जो बातें हैं अलग अलग हिसाब से कहेगा। तो अब बात करते हैं हम मौर्यन एम्पायर की। तो 321 बीसी से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं यहाँ से मौर्य वंश की नींव रखी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आचार्य चाणक्य के संरक्षण में। बात शुरू होती है मगध महाजनपद से। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े भूभाग पर अपना जो शासन था स्थापित कर दिया, अपना जो एम्पायर था खड़ा कर दिया। बहुत सारे एक्सपीडिशन करे, विजय रहा। धीरे धीरे फिर हमको देखने को मिलता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो सांसारिक जीवन को त्याग कर मेनली जैन धर्म में विलीन हो जाते हैं, जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमको कुछ इवेंट्स नहीं भूलना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य की। पहला तो एक ही चंद्रगुप्त मौर्य का एकमात्र पुत्र, जो कि महारानी दूरधरा की गर्भ से पैदा हुआ, बिंदुसार, वो बिंदुसार यानी आने वाला जो नेक्स्ट शासक बनता है बिंदुसार। और आगे चलकर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर का एक
सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। वो सेल्यूकस निकेटर की जब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 305 वीसी का वो टाइम पीरियड था जब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है अफगानिस्तान या अफगान जो पाकिस्तान वाले एरिया में, और फाइनली सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं। और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को लगभग 5 प्रांत उपहार में दिए जाते हैं और लगभग 500 हाथी उपहार में दिए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर की एक मात्र पुत्री, सबसे खूबसूरत पुत्री, अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाती थी वो पुत्री जिसका नाम हेलेना था, उससे शादी कर लेते हैं। और ऐसा कई सोर्स हमको बताते हैं कि उस हेलेना से भी एक पुत्र की प्राप्ति चंद्रगुप्त मौर्य को हुई। एंड इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है, ऊंचाइयां छूता है, अपनी जो चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है साम्राज्य। नेक्स्ट जो शासक बनता है बिंदुसार बनता है। उतनी ज़्यादा डिस्कशन बिंदुसार के बारे में नहीं करी गई है आर.एस. शर्मा की बुक में, तो हम बिंदुसार को एज अ रेफरेंस मानकर थोड़ा ऐसा ही जान लेते हैं कि बिंदुसार ओनली एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रकार से वंशज था, और अगला उनका पुत्र था, राजकुमार था, युवराज था, शासक बनता है। अपने साम्राज्य को उसी जटिलता के साथ वो संजोए रखता है, उसी एक प्रकार से क्रम में वो बांधे रखता है। एंड अपने साम्राज्य को भले किसी नई विकास को जन्म ने ना दिया हो, लेकिन बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को एकजुट करके रखा। एंड धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि बिंदुसार के अनेक लगभग सैकड़ों पुत्र थे, लगभग 100 पुत्र ऐसे माने जाते हैं। कई सोर्स बताते हैं कि बिंदुसार के चूंकि कई रानियां होती थी राजाओं की, तो उन रानियों से कई पुत्र बिंदुसार को प्राप्त हुए, लगभग सैकड़ों पुत्र थे। और उन सैकड़ों पुत्रों में एक पुत्र था सम्राट अशोक, जो कि एक साधारण दासी का पुत्र माना जाता है। वो सम्राट अशोक आगे चलकर सम्राट बनता है, जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। और यही वो शासक, एकमात्र शासक था जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है मौर्यन डायनेस्टी, और कहीं ना कहीं आज तक का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे पावरफुल जो एम्परर होता है वो सम्राट अशोक को माना जाता है आज तक की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। तो सम्राट अशोक मेनली आई थिंक 272 वीसी में राजकाज संभालते हैं। उससे पहले वो जो अवंती उज्जैनी वाले इलाके में एक प्रांत वो था, एक प्रकार से राजा था एक छोटे से प्रांत का, वहाँ पर वो अपना प्रांत को संभालता है सम्राट अशोक। अपने पिता की मृत्यु के बाद मेनली सम्राट अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। और इस सम्राट अशोक की जो मेन प्रसिद्धि है, मेन जो चीज़ है, वो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट से मानी जाती है। वो दैट वाज द वॉर ऑफ कलिंग। जब सम्राट अशोक अपने भारतवर्ष को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाते हैं, उसको पूरा करने के लिए एकमात्र जो राज्य उनके विरोध में आ रहा था वो कलिंग, तो कलिंग को हराने के लिए सम्राट अशोक ने एक्सपीडिशन करा, अपनी सेना लगाई और उस राज्य को हराया। लेकिन उस लड़ाई में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख लगभग जो लोग थे वो मारे गए, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग कैद कर लिए गए। दैट वाज अ समथिंग विच इज़ भाई मतलब ब्रूटल यार, कितना ज़्यादा नरसंहार हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही पॉइंट ऑफ टाइम पर ये माना जाता है कि जो सम्राट अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उस हृदय परिवर्तन ने उनको झकझोर करके रख दिया, और उन्होंने उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बौद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया, और हथियार को त्याग दिया और अहिंसा के रास्ते को चुना, और अहिंसा के रास्ते को चुनते हुए अपने कर्तव्यों को एक प्रकार से निभाया। ये सारी की सारी जो बातें हैं सम्राट अशोक को एक इम्पोर्टेंट शासक बना देती हैं। और कहीं ना कहीं सम्राट अशोक चूँकि इंस्क्रिप्शंस में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, उनके लगभग बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं, लगभग आई थिंक 37 इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के अलग अलग जगह से मिले हैं। उन इंस्क्रिप्शंस में सम्राट अशोक को अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया। कई इंस्क्रिप्शंस
सम्राट अशोक को प्रिय नाम प्रियदर्शी बोलता है। कई इंस्क्रिप्शन उनको सम्राट अशोक भी इवन बोलते हैं। तो ये सारी की सारी बातें सम्राट अशोक की इम्पोर्टेंट बातें बन जाती हैं। और इसी सम्राट अशोक के टाइम पर एक तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करा गया, जिसमें बहुत सारे बुद्ध भिक्षुओं को एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ पर सम्मिलित हुए एंड एक प्रकार से मीटिंग हुई। दैट वाज अ सुपर्ब की बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसा माना जाता है कि बुद्ध संगीति एक इम्पोर्टेंट टास्क मानी जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि सम्राट अशोक के जो शासन काल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन सारी की सारी बातों के बाद हमको एक कंक्लूजन निकालते हैं कि सम्राट अशोक डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फिगर था मौर्यन एम्पायर में और एक इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते थे मौर्यन एम्पायर में। तो इन सारी बातों के बाद हम आज की इस चर्चा को ख़त्म करते हैं और यहीं पर RS शर्मा हमको मेनली इस सारी की सारी डिस्कशन को एंड करती है, ख़त्म करते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।